ये जियो जीने नहीं देगा। बहुत खुश हो रहे थे ना अंबानी की बेटे की शादी देखकर। ये लो सारा खर्चा तुमसे ही वसूल कर लिया है। पहले के जमाने की जरूरतें रोटी कपड़ा और मकान से चल जाती थी, लेकिन जियो ने आदत लगवाई कि इसी के साथ साथ इंटरनेट भी जरूरी है और बताया कि डाटा की आदत डाल लो, और जब आदत डल गई उसके बाद में प्राइस की रेट्स हाई कर दिए। और इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों इतने रिचार्ज के रेट्स बढ़ा दिए गए और कैसे एक झटके में इन तीन कंपनियों ने 50,000 करोड़ का मुनाफा कमाया। और बाकी इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि बीएसएनएल क्यों इतना लॉस में चले गया। जो मार्केट का लीडर हुआ करता था वो आज की डेट में बिल्कुल डेड वाली सिचुएशन पर आ चुका है। एंड जानेंगे बीएसएनएल का लॉस में जाने वाला शॉकिंग रीजन, क्या बीएसएनएल वापस आ पाएगा और क्या रोल है बीएसएनएल के पीछे सर टाटा का। और इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और यूपी में हुए हादसे की पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है, सो इस वीडियो को जाकर देख लेना अगर नहीं देखा हो अभी तक। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। बाकी शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मैं अब आपको बताने वाला हूं कि कैसे बीएसएनएल इतना लॉस में गया और कैसे जियो ने अपना एम्पायर खड़ा करा और क्या क्या स्कैम हुए थे बीएसएनएल के अंदर और क्यों बीएसएनएल को वापस लाना भी जरूरी है और क्या रोल निभाया है सर टाटा ने इसके अंदर। इसके पीछे की पूरी कहानी आज के वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले का एक सवाल है मुझे जो बहुत लोगों से सुनने में आया है कि अंबानी के बेटे की शादी का खर्चा हमसे लिया जा रहा है। वजह यह है या फिर कुछ और? तो मेरे को भी पहले यही लगता था कि अंबानी जी हमसे पैसा ले रहे हैं उनकी शादी के लिए, लेकिन फिर जब मैंने सोचा इसके बारे में एंड रिसर्च के बाद में मेरे को पता चला कि अंबानी जी की नेटवर्थ लाख करोड़ में है, तो उनके लिए 1-2 हजार का खर्चे की क्या मान्यता होगी। तो सभी को पता है कि 3 तारीख से जियो, एयरटेल और वीआई ने अपने रिचार्ज रेट्स को 25% से बढ़ा दिया गया है। तो इसी के चलते बहुत से लोगों ने 3 तारीख से पहले ही अपना पूरे साल का रिचार्ज करवा लिया होगा। उन्हें लगा होगा कि 3 जुलाई से पहले ही रिचार्ज कर लेते हैं तो कोई झंझट ही नहीं पूरे साल का। लेकिन उनका अगर पहले से जो प्लान चल रहा था 719 या कोई सा भी उससे कम वाला या फिर उससे ज्यादा वाला जो प्लान चल रहा था, जिसके एंड होने में अभी भी 2 या 3 महीने या 1 महीना भी बाकी हो, उन्हें लगा कि वो प्लान जो उन्होंने पूरे साल का करवाया है वो इसके बाद एक्टिव होएगा। जो करंट पे प्लान चल रहा है वो एंड होने के बाद में उनका जो पूरे साल का प्लान है वो एक्टिवेट होएगा। लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल गलत हो। यही मास्टर स्ट्रोक जियो, एयरटेल और वीआई ने करा है। 3 तारीख के पहले ही बहुत से लोगों ने अपना पूरे साल का रिचार्ज करवा लिया था। इसी मास्टर स्ट्रोक से एयरटेल, जियो और वीआई को 50,000 करोड़ का मुनाफा हुआ था एक झटके में। एंड रिचार्ज में 25% का रेट बढ़ जाने से लोगों बहुत गुस्सा हो चुके हैं और बहुत से लोगों तो धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और रैलियां तक निकाल रहे हैं और ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड करवा रहे हैं, आई सपोर्ट बीएसएनएल, वोट टू बीएसएनएल, बायकॉट जियो एक्सेट्रा के। आपने कभी सोचा है कि एक जमाने में मार्केट का लीडर जो हुआ करता था, भारत का प्राइड बीएसएनएल, अचानक से इतना लॉस में कैसे चलेगा? फेल हो गया या फिर जानबूझकर फेल कर दिया गया? सबसे पहले शुरू करते हैं कि बीएसएनएल की शुरुआत कैसे हुई। तो बीएसएनएल का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2000 में हुई थी और इस कंपनी का पर्पस और एम बहुत ही सिंपल था कि हर गांव तक कनेक्शन हो सके और आम आदमी दूसरे गांव, दूसरे शहर में इजीली बात कर सके, कनेक्ट हो सके। कि उस टाइम पर अदर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज बहुत हाई रेट में ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती थी और वो कंपनीज गांव तक नहीं जाती थी। उन्हें लगता था कि कौन इतना झंझट पाले, कौन इतने अंदर तक इतनी दूर गांव में जाए, टावर लगाए। वो प्राइवेट कंपनीज मानती थी कि शहर में ही अपने टावर लगाओ, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा कंपैरिजन टू गांव और मेहनत भी कम लगेगी। यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज का एम रहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना, लेकिन बीएसएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी था और उनका एम यही था कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेटिस्फेक्शन मिले, पब्लिक को सर्विस मिले। इसलिए बीएसएनएल सभी दूर गया, एक गांव के अंदर तक उन्होंने टावर लगवाए। बीएसएनएल का प्रॉफिट से लेना देना कुछ नहीं था, इसलिए ही वो अदर टेलीकॉम कंपनी के कंपैरिजन में बहुत सस्ते रेट में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन उसके बाद भी पहले ही साल में बीएसएनएल सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी थी। और अगर बात करी जाए 2001 से लेकर 2008 के बीच में, तो एक बार भी बीएसएनएल लॉस में नहीं गई है। और इसी के साथ 46,000 करोड़ से ज्यादा उन्होंने प्रॉफिट जनरेट करके दिया था गवर्नमेंट को। और 2004 और 2005 तो ऐसे साल थे जिसमें सिंगल ईयर में ही 10,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करा था बीएसएनएल ने। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी इतनी मुनाफा कमा के दे रही थी गवर्नमेंट को, तो कैसे ये बंद हो सकती है, कैसे इतने लॉस में जा सकती है? तो इसके पीछे का रीजन है लालच। सो अब बात करते हैं 4 मेन रीजंस के बारे में जिससे डाउनफॉल स्टार्ट हुआ बीएसएनएल का। तो उनमें से पहला रीजन आता है सामने कि 2007 में जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे दयानिधि मारन, उन्हें सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है पूछताछ के लिए।
फिर बाद में मीडिया से खबर आती है कि इन्होंने घर पर बीएसएनएल के बड़े बड़े अधिकारियों की हेल्प से 330 हाई स्पीड कनेक्शन की लाइन अपने घर पर डलवा रखी है। अब आप सोच रहे होंगे कि 330 हाई स्पीड कनेक्शन की लाइन इन्होंने घर पे क्यों डलवा रखी थी, क्या कर रहे थे इनका। शख्स ने उन बीएसएनएल की लाइन से खुद के प्राइवेट नेटवर्क जिसका नाम सन टीवी भी था और अपने मीडिया चैनल्स को सप्लाईज दे रहे थे। फिर दयानिधि मारन ने इसके बाद रिजाइन कर दिया था। उस टाइम पर इनकी ही पार्टी के दूसरा व्यक्ति आया, वो थे ए राजा। एंड ए राजा ने अनाउंस करा कि वो वायरलेस सर्विसेज सबको प्रोवाइड करेंगे, फ्री में वाईफाई कनेक्शन, डाटा ट्रांसफर हो सकता है। ये एक्शन होने के पहले ही घोटाला सामने आ जाता। न्यूज में बताया गया है कि 1,76,000 करोड़ का स्कैम हुआ है बीएसएनएल में। और इसी घोटाले के बाद में बीएसएनएल की एंडिंग स्टार्ट हो चुकी थी, बीएसएनएल का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था और हर साल बीएसएनएल का लॉस बढ़ता ही जा रहा था और आज तक बीएसएनएल लॉस में है। और ऐसे ही गवर्नमेंट की खुद की टेलीकॉम कंपनी डाउन होती गई और प्राइवेट कंपनी ग्रो होती गई। एंड हम सभी को याद होगा कि रिलायंस जियो का पहला कदम 5 सितंबर 2016 को मुकेश अंबानी ने ऑफिशियली अनाउंस करा था, लेकिन इसके पहले 2007 में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड को एक्वायर करा था, जिसके बाद में इसे जियो बना दिया गया। जियो मार्केट में तो आ चुका था बट कंपटीशन काफी टफ था। ऑलरेडी मार्केट में एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, बीएसएनएल जैसी कंपनीज के यूजर से ज्यादा थे। तो यहाँ पर जियो की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और अदर वेलकमिंग ऑफर्स के साथ में उन्होंने 3 महीने का अनलिमिटेड कॉलिंग, डाटा एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी। यही था उनका मास्टर स्ट्रोक, जिससे इंडियंस मोस्टली उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। और ऐसे ही धीरे धीरे जियो ने अदर एप्स भी लॉन्च करे, अदर सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट करी और जियो का यही प्रभाव बाकी कॉम्पिटिटर्स और इंडस्ट्रीज में हलचल ला दिया था। जैसा कि जियो की एंट्री के बाद में वोडाफोन और आइडिया का इतना स्टॉक डाउन हुआ, उन दोनों को साथ में कोलैब करना पड़ गया और एयरटेल ने भी अपने प्लान्स को रिवाइज करा। इसके बाद में जब जियो के कस्टमर्स अच्छे हो गए, उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने उनकी रेट्स भी बढ़ाने स्टार्ट कर दिए और आज के रेट में उन्होंने 25% से इंक्रीमेंट कर दिया है, जिसकी कॉपी करी है वीआई और एयरटेल ने। और फिर जियो के रेट्स भी बढ़ते गए। ऐसा क्यों, आखिर जानते हैं इसके पीछे का रीजन। जियो ने उस टाइम पर एग्रेसिवली मार्केट में लॉन्च करा था, तो सब्सक्राइबर और अटेंशन ग्रैब करने के लिए उन्होंने उस टाइम पर प्राइस कम रखी थी। अब जियो के यूजर सब्सक्राइबर इतने अच्छे खासे हो चुके हैं, तो इस टाइम पर उन्होंने ज्यादा अच्छी नेटवर्क फैसिलिटी, बेटर कनेक्शन, बेटर नेटवर्क सर्विसेज के लिए उन्होंने रेट्स बढ़ा दिए। और अगर बात करी जाए मार्केट के बारे में, तो 40% मार्केट जियो के पास में है और 33% एयरटेल के पास में और 10 से 15% वीआई के पास में। ये तीनों कंपनी मिलकर 90% का मार्केट होल्ड करती है। इन 3 कंपनी ने साथ मिलकर जो रेट डिसाइड कर लिया वही होगा। इनके रेट्स कंट्रोल करने के लिए, इनको एक डराने के लिए बीएसएनएल का लाना जरूरी है। इन 3 कंपनी को किसी की बात का भी डर नहीं है, क्योंकि ये 3 कंपनी के पास में 90% मार्केट है, तो इन्हें ये लगता होगा कि हम जो करेंगे, हम जो डिसाइड करेंगे वही हमारी जनता भी फॉलो करेगी। और यही टाइम है बीएसएनएल को वापस लाने का, इन 3 कंपनियों को डराने का, जिससे ये आगे चल के अपने रेट्स को और डबल ना कर सके। क्योंकि इन 3 कंपनीज को लगता है कि इनके अलावा लोगों के पास में और कुछ ऑप्शंस नहीं है। क्योंकि अगर बीएसएनएल होगा तो इन 3 कंपनियों को एक डर रहेगा, एक कंपटीशन का एहसास होगा कि मार्केट में अभी भी एक कंपनी है जो इन्हें टक्कर दे सकती है। इसी वजह से वो उनके रेट्स भी कम रखेंगे। उन्हें ये डर रहेगा कि अगर हमने रेट्स बढ़ाए तो लोगों बीएसएनएल की तरफ स्विफ्ट ना हो जाए। बट एक सवाल ये भी होगा कि बीएसएनएल तो डेड हो चुका है, क्या बीएसएनएल वापिस आएगा? और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि हाँ, वापिस आ सकता है। पिछले 4-5 सालों के अंदर ही 3 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड रिलीज हो चुका है गवर्नमेंट द्वारा बीएसएनएल के लिए। और टारगेट ये बताया जा रहा है कि बीएसएनएल 2024 में 4G लॉन्च कर देगा और 2005 में 5G भी आ जाएगा। 15,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस को दिया गया है। और अगर जिम्मेदारी सर रतन टाटा ने ली है तो फिर टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। बाकी लेसन ऑफ द स्टोरी कि एक ही चीज से ज्यादा एडिक्शन मत करना, एक ही चीज पे ज्यादा निर्भर मत रहना। और लाइफ में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसे भरना ही पड़ता है। बीएसएनएल से एक चीज सीखने को मिलती है कि अपग्रेडेशन लाइफ में कितना जरूरी है। अगर उस टाइम पर बीएसएनएल 4G 3G लॉन्च करता तो आज की डेट में कभी पीछे नहीं रहता बीएसएनएल। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। लास्ट वीडियो यूपी हाथरस के ऊपर थी, तो वो वीडियो भी पूरी देख लेना। डिस्क्रिप्शन और लिंक बटन में आपको लिंक मिल जाएगी वहां की। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद।